हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिट 3 पे मैं आ चुका हूं। एमबीए में ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, 4 सेम का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जल्दी से सब्जेक्ट की आगे की कड़ी आगे बढ़ाते हैं। और ये जो यूनिट है, यूनिट 3, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप जल्दी ऑपरेशनल मैनेजमेंट की जॉब के परसेप्शन के बारे में सोच रहे हैं, ऑपरेशनल इंचार्ज की जॉब के बारे में सोच रहे हैं, क्वालिटी ऑफिसर्स की जॉब के बारे में सोच रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वाली यूनिट आपको प्रैक्टिकल थिंग्स भी इसमें अप्लाई करना सिखाएगी। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है और AKTU में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस यूनिट से हिट होते हैं। मतलब पार्ट बी में भी आता है, पार्ट ए में भी आता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर हमारे सामने निकल कर आता है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अब ये क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट होता क्या है, इसकी बेसिक अपन को थ्योरी समझनी होगी। ये एक तरीके का आपका ये समझ लीजिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही होता है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जाएगा मिस्टर पिंटू के पास और उनसे पूछेगा कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी चीज़ें नापसंद हैं, है ना, और आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक दीजिए। और ये मार्केटिंग वाला आके आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये चीज़ें इन्फॉर्म करता है। यही बेसिक वर्क होता है। और ये किसी भी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फीडबैक देगा और उसी के थ्रू मार्केटिंग डिपार्टमेंट फिर से मिस्टर पिंटू के पास जाएगा और प्रोडक्ट सेल करेगा। ये एक तरीके का चेंज कंटिन्यूस साइकिल में चलता रहता है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यही हमारा क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है। मीन्स के वो पर्सन जो क्वालिटी की टेक केयर करते हैं, क्वालिटी एश्योर करते हैं, जो कस्टमर ने डिमांड करी हो, ना कि जो मैनेजमेंट का परसेप्शन हो। कस्टमर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी के बारे में सोच रहे होते हैं, वो क्वालिटी डिप्लॉयमेंट ऑफिसर्स कहला लेंगे या क्वालिटी डिप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट कहला सकते हो, क्वालिटी फंक्शंस डिप्लॉयमेंट। अब ये बेसिकली एक तरीके का क्वालिटी को डिप्लॉय करने का कार्य, अगर हिंदी में बात करी जाए तो। अब ये जो है क्या है बुक के अंदर, अच्छा ये सारी की सारी टेक्निक आप क्वालिटी में याद रखना। कहीं भी आप अटको, जापानीज नाम याद रखना कि जापान से शुरू हुई थी। क्यों, देखो इसमें भी होगा, QFD वाज फर्स्ट डेवलप बाय जापान। योजी अकाओ ने 1960 के अंदर ये फर्स्ट टाइम QFD की शुरुआत करी थी। अब ये क्या डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट मेक श्योर करता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट क्वालिटी बना रहा है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो कस्टमर रिव्यू लेके प्रोडक्ट क्वालिटी बनाई है, वो दोनों सेम क्वालिटी है। क्लियर हो गया इतनी सी बात, है ना। अब क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट इज द डिप्लॉयमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ टूल्स यूज्ड टू इफेक्टिव डिफाइन कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, डिफाइन कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड convert them into detail engineering specification and plan produce to product that fulfill requirement. QFD is the used to translate customer requirement। यानी कि इन्होंने कस्टमर रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट करने की बात करी। QFD क्या तरीके का एक डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग वाले कुछ बोल रहे हैं, मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट कुछ आके बोल रहा है कंपनी को और प्रोडक्शन वाला कुछ बना रहा है। इन दोनों के बीच में QFD का डिपार्टमेंट आ गया, क्वालिटी डिप्लॉयमेंट, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट आ गया। अब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट दोनों की, यहाँ से मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जाके क्या ले रहा है, कस्टमर की फीडबैक ले रहा है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कह रहा है कि हमारे पास कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है जिससे हम ये स्पेसिफिकेशन मैच कर सकते हैं और एक क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। यही QFD, ठीक है। और ये बेसिक कोर जॉब्स होती है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की। हाँ, अब रोबस्ट डिजाइन एंड तगाची मेथड। अब जो तगाची मेथड है, प्रोनाउंसिएशन मेरे को तो तगाची याद है, अब कोई और दूसरा हो तो देख लेना, सभी जापानीज नाम है ना। अब ये तगाची मेथड है, ये डॉक्टर तगाची साहब से शुरू किया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में। अधिकतर मैनेजमेंट की थ्योरी वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम 1945 के बाद ही इंट्रोड्यूस हुई है। मैं तो इतना कहता हूँ कि जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है वो 1945 के बाद में ही चेंज आया था। ये जो रॉबस्ट डिज़ाइन की थ्योरी है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये 6 सिग्मा से अलग है। 6 सिग्मा की थ्योरी याद है आपको, नहीं भी याद हो तो याद कर लेना, क्योंकि 4 सेम यूनिट के अंदर है वो थ्योरी, वहाँ पर और डिटेल में सीखेंगे। 6 सिग्मा की थ्योरी क्या कह रही है, 6 सिग्मा की थ्योरी ये कह रही है कि आपके जो प्रोडक्शन होता है उसमें 99.9999% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 10 लाख में से केवल
6 गलतियां यानी 6 प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट होने चाहिए। इंडिया में किसको मिला हुआ है? तो सबसे पहले मिला था मुंबई की क्या वो डब्बा एसोसिएशन है ना, डब्बे वाले, जो डब्बे वाले प्रिंस चार्ल्स ने भी उनको अब न्योता दिया है भैया कि वो आके उन्होंने कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था तो उनको भी न्योता दिया था अभी उनकी राज्याभिषेक में। तो डब्बा वाला एसोसिएशन को 6 सिग्मा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। 6 सिग्मा सर्टिफिकेट क्या होता है? जब भी कंपनी कुछ चीज प्रोडक्शन कर रही होती है उसमें मिनिमाइजेशन ऑफ डिफेक्ट प्रोडक्शन हो तो उसको 6 सिग्मा मिलता है। इसमें एक्यूरेसी कितनी चाहिए? 99.9999% यानी 10 लाख आपने यूनिट प्रोड्यूस करी, यानी होंडा कंपनी ने 10 लाख कार बनाई तो उन 10 लाख की क्वालिटी एक तरीके के स्टैंडर्ड एक तरीके का होना चाहिए, केवल 6 गलतियां उसमें माफ होगी, इस तरीके का स्टैंडर्ड हो जाता है। 10 लाख में से कोई कोई एक कहता है, लेकिन अगर जो इसका सबसे ज्यादा माना गया है वो 99.9999% 4 टाइम 9 आता है बीच में, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी अगर आपने अचीव करी है तब आपको जाके 6 सिग्मा सर्टिफिकेट मिलता है। अभी अपन इसकी 4th यूनिट में और डिटेल में बात करेंगे। ये रोबोट डिजाइन इसके थोड़ा सा डिफरेंट है। ये रोबोट डिजाइन क्या कह रहा है कि आप वेस्टेज के ऊपर जोर मत दो, आप मैन्युफैक्चरिंग की जो क्वांटिटी है, प्रोडक्टिविटी है, उसको इंक्रीमेंट में लगो। ये बोल रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि अपन कितना वेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहा है कि आप प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाओ। तो ये क्या कह रहा है? इंक्रीज इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी टू क्विक डेवलप न्यू प्रोडक्ट एट लो रेट, यानी कि नए प्रोडक्ट लाना। आपने इसमें एग्जांपल मैं आपको एक कंट्री का देता हूं, ये है चाइना। ये क्या काम करते हैं? न्यू इनोवेशन का क्या काम करते हैं भैया? इनोवेशन का क्या करते हैं? लो रेट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिटी के प्रोडक्ट लाते हैं। अब उसमें बहुत से प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, बहुत से प्रोडक्ट खराब होते हैं, क्वालिटी बहुत से प्रोडक्ट की कम होती है, बहुत से प्रोडक्ट की हाई होती है, लेकिन बार बार नए प्रोडक्ट लाने का दे आर मोर एम्फेसिस। इनकी जो रोबस्ट डिजाइन है इसके ऊपर ये एम्फेसिस करता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज द बेस्ड ऑन द वैल्यू रोबस्ट डिजाइन सेंटर ऑफ इंप्रूविंग इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये डिजाइन किसके बारे में? ये डिजाइन इसके बारे में नहीं है कि डिफेक्ट कम कैसा किया जाए, ये डिजाइन इसके बारे में है कि आप अपने आप को कैसे ज़्यादा और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जैसे आप इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा क्या कोशिश करता है कि इंडिया का बुरा कैसे हो, और इंडिया क्या कोशिश करता है कि इंडिया का भला कैसे हो। मींस कि हम हमारी आर्मी को स्ट्रांग बनाने में लगे रहते हैं। हम हमारे यहाँ पर अब राफेल खरीदे गए, आर्मी के वेपन्स दिए गए, आर्मी में नई इंटेलिजेंस लॉन्च करी गई, आर्मी को स्ट्रांग बनाया गया। और पाकिस्तान क्या सोचता है कि इनकी हम अच्छा ना बने, हम क्या करें, हम इनकी यहाँ पर कंट्री को डिफीट करें। तो जब भी एक 6 सिग्मा की स्टाइल है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास वेस्टेज कम करो, और एक ये कह रहा है रोबस्ट डिजाइन, वो ये कह रहा है कि वेस्टेज हो रहा है तो ठीक है, आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओ, आप नंबर ऑफ क्वालिटी बढ़ाओ, आप लो रेट में नए नए इनोवेशंस लाओ जिससे मार्केट में क्वालिटी वाइज आपके प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाए। मीन्स कि आप 10 डिज़ाइन बनाओगे तो 10 में से प्रोबेबिलिटी होगी कि 7 डिज़ाइन अच्छे बनेंगे, 3 खराब बनेंगे। लेकिन यदि आप 1000 डिज़ाइन बनाओगे तो आपके नंबर ऑफ क्वालिटी बढ़ जाने के साथ आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। ये डिज़ाइन बेसिकली ये क्या कह रहा है, क्लियर हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं। पहला प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, पहला ये काम करने का इन्होंने बोला रोबस्ट डिजाइन सामने कि तुगाची है ना, हाँ एक सेकेंड, हाँ तगुची मेथड, तुगाची, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरे को बता देना, ठीक है। तगुची मेथड में पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करो। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफेक्ट आ रहा है या प्रोडक्टिविटी में कंट्रोल लूज हो रहा है तो प्रॉब्लम करो। उसके सेकंड पॉइंट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई में उसके रीजंस आइडेंटिफाई करो, उसमें डेटा गैदर करो, है ना। और डेटा गैदर होने के बाद क्या करता है अपन, जो डेटा गैदर हो गया उसमें कौन से फैक्टर्स उस प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई हुए हैं, कौन से उससे प्रभावित हुए हैं, एनालिसिस करो उनको, और फिर प्रिडिक्शन करो। प्रिडिक्शन या कंफर्मेशन जहाँ पे ज़्यादा सही है कि कंफर्म करो कि अगर अपन ने ये मेथड यूज़ करा तो ये नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री में कोई क्लॉथ आ रहा है, बार बार वो क्लॉथ को हो रहा है तो उससे कलर का डिफेक्ट आ रहा है। मीन्स कि अगर उस पर कलर किया जा रहा है लेकिन जब वॉश कर रहे हैं तो कलर फेड हो जा रहा है, तो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई। फिर उसमें गैदरिंग किया गया, क्यों कलर में डिफेक्ट आ रहा है, क्या इस बार जो डाई आई थी उसमें डिफेक्ट आ रहा है, इस बार जो वाटर है वो कंटेमिनेशन किया हुआ है वाटर है, इस बार जो मशीन प्रोसेस यूज करी जा रही है उससे नहीं हो पा रहा, क्या उसकी हीटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, क्या जो मशीन है वर्किंग में नहीं हो पा रही। तो डेटा गैदर किया गया और फिर उसके फैक्टर एनालिसिस किए गए कि पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता था। फिर इसके करेक्टिव मेजर ले लिए गए और अपन ने प्रिडिक्शन कर लिया या कंफर्मेशन कर लिया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब अपन को ये वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये वेस्टेज का एग्जांपल, या आप इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्टिविटी का ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इजी है।
डिजाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस। अब वो तो एक एनालिसिस टुगाची साहब का अपना खत्म हो गया, अब सेकंड एनालिसिस यहां पर शुरू हो रहा है। ये कह रहे हैं डिजाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये क्या कह रहा है, इज अ डिटेल मेथडोलॉजिकल मेथड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेल्योर पॉइंट कॉजेज ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि ये डिजाइन फेल्योर मोड एनालिसिस क्या कह रहा है, इफेक्ट एनालिसिस ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है वो डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट स्टेजेस लगती है, यूजुअली 10 से 15 लगती है, अपन ने यहाँ पर मैं 4, 5, 6 ही लिख रहा हूँ। अब इसमें आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे फेल होता है, बार बार फेल यहाँ हो रहा है, 5 में हो रहा है, और इसी को करेक्टिव मेजर करना और इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये 3rd नंबर की मशीन खराब हो, जैसे कि अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो वो 15-16 प्रोसेस से होकर जब कार हमारे सामने आती है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है, टायर हो गया, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, उसके कलरिंग हो गई, उसके सीट कवर हो गए, ठीक है, इंजन का काम हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ऑटोमेशन का काम हो गया, डिज़ाइन का काम हो गया। तो ये डिफरेंट प्रोसेस से गुजर रही है, लेकिन कहीं पे फेल्योर हो रहा है। मान लो कि उसके ब्रेक में प्रॉब्लम है, मान लेते हैं उसके गियर कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम है, मान लेते हैं उसके इंजन की हीटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि उसके एयर कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम है, मान लेते हैं उसके सीट कवर में कुछ प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि उसके रूफ में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि एक ऐड आया था जीप का कि वो भैया नीचे से झरने के नीचे से निकले और जीप का सनरूफ था, पैक था, लेकिन फिर भी पानी पूरा का पूरा स्पीकर्स के थ्रू अंदर आ गया। काफ़ी वायरल वीडियो रहा, आपने ऑलरेडी देख रखा होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके के जब फेल्योर पॉइंट्स होते हैं तो इसको आइडेंटिफाई करने को ही अपन क्या बोलते हैं, डिजाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, इसी को बोलते हैं। और इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, कौन से कहां पर, अगर अपना प्रोडक्ट अगर 2nd नंबर पर खराब होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, 5 नंबर पे ब्रेकडाउन होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। इसके लिए अप्रोच इज आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क, यानी पोटेंशियल रिस्क कौन कौन सी होने वाली है, कि कहां कहां ये प्रोडक्ट खराब होने वाला है, और सेकेंड और कहाँ पे यूज होता है। जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करूंगा तब ये यूज होगा, क्योंकि पोटेंशियल रिस्क तो तभी होगी ना जब मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं। अगर पुराना प्रोडक्ट है तो मुझे तो सारी पॉइंट्स, की एलिमेंट्स पता है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। करंट डिजाइन में अगर मेरे को कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, यानी कि अपडेट करना हो, ठीक है, देयर इज अ करंट डिजाइन इज यूज द न्यू एनवायरमेंट। अगर करंट डिजाइन को मेरे को किसी नए एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस करना हो, नए एनवायरमेंट में करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो और नया डिजाइन लॉन्च करना हो, तब मेरे को DFMEA यानी डिजाइन फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस की जरूरत होती है। जब मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता हूँ, किसी नए प्रोडक्ट में कोई अपडेशन कर रहा होता हूँ, या नया प्रोडक्ट नई जगह लॉन्च कर रहा होता हूँ, तब मेरे को ये एनालिसिस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तब मेरे को ये पता करना है कि जो पोटेंशियल रिस्क कहाँ पर है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये नए प्रोडक्ट के लिए थ्योरी है। ओल्ड जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें काम नहीं आती, पर ये यहाँ पर इसकी एक तरीके की साइकिल है जो अपन को जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, डिफाइन फेल्योर एंड मोड्स। फेल्योर मोड्स यानी कि जहां पर ये ब्रेकडाउन हो सकता है, जहां पर पोटेंशियल ये कमी आ सकती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते समय ये चीजें डिफेक्ट कर सकती है। फिर वो फेल्योर के कारण क्या हो सकते हैं, पहले तो प्लेस है ना, इसको इस तरीके से याद करो। फिर उसके कॉजेज कि किस कारण से वो वहां पर आ सकता है। थर्ड, करंट डिजाइन कंट्रोल, अपना जो करंट का डिजाइन कंट्रोल है उसको मेरे को चेक करना होगा। ठीक है। फोर्थ, आरपीएन। आरपीएन कहते हैं रिस्क प्रायोरिटी नंबर। आरपीएन क्या होता है, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। बार बार याद रख लेना, 3-4 बार इसकी थ्योरी आती है। रिस्क प्रायोरिटी नंबर, रिस्क प्रायोरिटी नंबर मीन्स के किसी प्रोडक्ट के आने की, रिस्क होने की इतने परसेंट क्या एक्सट्रीमली सॉरी हाँ, किसी प्रोडक्ट के रिस्क होने की इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी है रिस्क प्रायोरिटी की। ये 10 में से 7 बार फेल होगा, 10 में से 1 बार फेल होगा, 10 में से 9 बार सही जाएगा, 10 में से 3 बार सही जाएगा, तो अपन एक रिस्क देते हैं। जो हाईएस्ट रिस्क का होगा वो नंबर 1 पे आएगा, जो लोएस्ट रिस्क का होगा वो नंबर 2, 10 पे आएगा। डिपेंड ऑन द रिस्क कौन दे रहा है। ये मतलब चेकर के ऊपर होता है, वो हाईएस्ट को नंबर 10 पे भी रख सकता है और हाईएस्ट को नंबर 1 पे भी रख सकता है। देयर इज नो सर्टेन रूल्स। क्या कह रहा हूं, जिस कंपनी की रिस्क, जिस एलिमेंट की रिस्क सबसे ज्यादा है उसको 10 पे भी रखा जा सकता है या 1 पे भी रखा जा सकता है। डिपेंड करता है प्रिपेयर कौन कर रहा है। रिस्क प्रायोरिटी नंबर।
है ना, उसके खुद के पर्टिकुलर स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं एक प्लेस फिक्स करूंगा कि कहाँ कहाँ मेरे को रिस्क आ सकती है, फिर उसके कारण भी फिक्स होंगे, उसके रीजन भी फिक्स होंगे, और उसको आज करंट एनवायरनमेंट में मैं कैसे डील कर रहा हूँ, उसको कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरा जो पर्टिकुलर डिजाइन है उसके साथ कैसे बिहेव करेगा उसका एनालिसिस करूंगा, और उसके साथ में एक आरपीएन नंबर भी उसको दे दूंगा। आरपीएन नंबर की ये जो 4 नोड्स हैं, यानी कि मैंने 1 2 3 4 5 में बताया था, 2 और 5 में रिस्क हो सकती है, तो 5 में ज्यादा रिस्क है तो 5 का नंबर 1, और 2 में कम रिस्क है, 5 में ज्यादा रिस्क है तो 5 का नंबर 1 हो गया, 2 में ज्यादा कम रिस्क है तो 2 का नंबर 2 हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, ये मैंने दिया, और रिपीट अंटिल द डिजायर्ड आरपीएन इज ऑब्टेन। अब ये सब करने के बाद मैं फिर से यही सारी चीजें रिपीट करूंगा कि ये रिस्क को कम मैं क्या कर सकूं, मिनिमाइज कर सकूं, और ये आरपीएन रिपीट हो जाए, आरपीएन कम हो जाए, यानी कि ये 5 और 2 कम हो जाए, या मैं कह सकता हूं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसका जो ऑकरेंस नंबर है वो यहां पर कम हो जाए। 2-3 फिलोसॉफी और तीनों ने अलग अलग बात कही है। एक कह रहा है कि एक सीरियल नंबर में दे दो, एक कह रहा है आउट ऑफ 100 मार्क्स दो, कोई कह रहा है कि 5 को आउट ऑफ 100 80 मार्क्स आए और 2 को आउट ऑफ 70 मार्क्स आए। जब तक बिलो 50 नहीं आए तब तक आप प्रोसेस स्टार्ट मत करो। क्या कह रहा है, फिर से ध्यान से सुनिए। एक कह रहा है कि 5 को आपने परसेंटेज दे दिया 80% रिस्क है, इसको करने में कितने परसेंट रिस्क है, 80%, और 2 एक्टिविटी को करने में कितनी रिस्क है, 70%। तो आप इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन करिए, जब तक ये 50% बिलो ना आए तब तक आप एक्टिविटी शुरू ना करें। इस तरीके की बात इन्होंने कही है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से, इसलिए जब तक ये ना होगा तब तक यही प्रोसेस को अपन को प्लेस फिक्स करना, कंट्रोल एनवायरनमेंट करना, कॉज का पता लगाना और उसको रेक्टिफाई करना। जैसे ही हो जाएगा फिर से अपना नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसको DFME है, डिजाइन फेल्यूर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। डिजाइन फेल्यूर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस कहा गया है। डिजाइन फेल्यूर का कारण क्या है, मोड क्या है, मींस का मीडियम कौन सा है, और इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, किन कारण से यहाँ पे डिजाइन फेल्यूर है। डिजाइन फेल्यूर हमेशा नए प्रोडक्ट को लेके होगा, ये अपन को बात याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब ये जो उसकी बेसिक थ्योरी है, ठीक है, अच्छी पूरी की पूरी थ्योरी है, फुल फेल्योर हुआ, पार्शियल फेल्योर हुआ और डिग्रेड हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हर पॉइंट के अंदर है। मतलब जो अपने 5 पॉइंट्स अपन ने देखे हैं, ये 5 पॉइंट्स के अंदर अपन ने सारे के सारे पॉइंट्स से रिपीट होते हैं। और ये ऑलरेडी थ्योरी आपको अभी पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उस पर चेक कर लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस। अच्छा, अभी तक अपन ने टुगाची साहब देख लिया, अभी एक अलग मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस की थ्योरी देख ली। ठीक है, उससे पहले रोबस्ट की थ्योरी देख ली थी अपन ने। अब ये प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस। प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस ये कहती है कि सर्टेन काइंड ऑफ स्टैंडर्ड तो प्रोडक्ट फॉलो करेगा ही करेगा। ये क्या कह रही है, डिफाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिवाइस विल परफॉर्म अ रिक्वायर्ड फंक्शन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आज मैं कोई मोबाइल लेकर आऊंगा तो कम से कम वो 2 साल तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और वारंटी पीरियड कंपनी कह रही है कि 1 साल तक प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इसकी वारंटी दी है। यही होता है प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमने जो डिजायर्ड प्रोडक्ट दिया है, हमने जो क्वालिटी कंट्रोल करके जो प्रोडक्ट दिया है, उस इतने स्पेसिफिक टाइम तक उसके सारे स्पेसिफिकेशन, उसके सारे फंडे सही रहेंगे या फंक्शनेबल रहेंगे, यही बात करी जाती है, और रिपेयरेबल रहेगा। अब इसके अंदर अपन मीन टाइम निकालते हैं। मीन टाइम का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट 10 दिन चला, दूसरा प्रोडक्ट 15 दिन चला, तीसरा प्रोडक्ट 5 दिन चला, तो इनका मीन टाइम क्या हो गया, 10, 20, 30 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट आ गया अपना 10 डेज, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। मिनिमम 5 चलता है, मैक्सिमम 15 चलता है, तो मीन टाइम क्या निकला, एवरेज डिवाइड बाय एन कर लिया अपन ने, सिंपल है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस के अंदर भी मीन टाइम निकाला जाता है। सारे प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उनकी जो मैक्सिमम टाइम्स होता है और मिनिमम टाइम्स होता है जोड़ के डिवाइड बाय एन कर लेते हैं, इससे अपन मीन टाइम कैलकुलेट करते हैं और इसी पे कंपनी वारंटीज देने की इच्छा करती है। अब अगला टाइम आ जाता है, ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है उनका मीन टाइम, उसके बारे में बात करिए। पहला है अर्ली लाइफ, यूजफुल लाइफ एंड वेयर आउट। अर्ली लाइफ, यूजफुल लाइफ यानी कि प्रोडक्ट सेल होने से पहले, यूजफुल लाइफ प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो, और थर्ड पीरियड हैज बिगिन वेयर द स्लोप हैज बीन बिगिन टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ द राइट मोस्ट ऑफ द ग्राफ। दिस व्हाट हैपन व्हेन यूनिट्स बिकम ओल्ड एंड फेल टू इंक्रीज। दिस स्विमिंग बोट वाला होगा इसके अंदर, हाँ ये रहा, देखा बाथटब कर्व की वो सेकंड थ्योरी आ गई, ठीक है, हाँ वो वहां तक ये था, ये कर्व की थ्योरी है, इसलिए वो मैंने कहा कि ये
थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गई, मीन्स कि ये वाली जो स्लाइड है ये प्रोडक्ट रिलायबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ये समझ लेना है ना। प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये जो थ्योरी है अर्ली लाइफ, यूजफुल लाइफ, वियर आउट, ये बाथटब वाली थ्योरी है। इसको बाथटब भी बोलते हैं, बाथटब कब बोलते हैं। अब ये थ्योरी क्या कह रही है, बेसिक 1 नंबर 2 नंबर के आने वाली थ्योरी है, जल्दी से चेक कर लेते हैं थ्योरी क्या कह रही है। रिलायबिलिटी बाथटब कर्व विच मोड्स द कार्डल टू ग्रेव failure rates versus time which we would see if we were wait long enough to keep good record। अब ये क्या कह रहा है, ये फेल्योर रेट है अर्ली लाइफ के अंदर, फेल्योर रेट एक समय इस तरफ से, मतलब प्रोडक्ट आपका इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट चल रहा है आपका। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये आपकी यूजफुल लाइफ रही। अब यूजफुल लाइफ होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास है लेकिन आपने रख रखा है वियर आउट, अब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके पास है बना हुआ, तो इस तरीके के कर्व को क्या बोलते हैं, इस तरीके से कर्व बनता है। एक स्माइली टाइप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्माइली की जगह अपन बाथटब कर्व टाइप बनता है ये, ठीक है। यहाँ पर तो आपकी अर्ली लाइफ आ गई, यहाँ पे यूजफुल लाइफ आ गई और यहाँ पे वियर आउट आ गया। अब ये तीनों स्टेजेस क्या है जरा सा समझ लेना। बाथटब कर्व एक छोटा सा क्वेश्चन में आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अर्ली लाइफ क्या होती है, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो फेल्योर भी हो जाता है। यहाँ पे फेल हो गया मान लो प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये अर्ली लाइफ होती है। यहाँ पर प्रोडक्ट फेल हो गया तो ठीक है, वरना उसकी यूजफुल लाइफ यूजुअली चलती है। और फिर प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है, आउटडेटेड। अब वो फैशन से हो सकता है, टेक्नोलॉजी से हो सकता है, इसके बाद हमारे पास वो फ़ोन रहता है। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रहा, फिर उसकी यूजफुल लाइफ 2-3 ईयर्स रही, लेकिन उसके बाद वो आउटडेटेड हो गया। अब आपका वो फ़ोन हैंग करने लग गया, या नई टेक्नोलॉजी आ गए, नए कैमरा फ़ोन आ गए, नए आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो गई, आपको नई रोम की रिक्वायरमेंट हो गई, नए PUBG का नया कोई वर्जन लॉन्च हो गया, तो आपने उस फ़ोन को रख रखा है, सेल नहीं किया है लेकिन है आपके पास, इसको बोलते हैं वियर आउट। समझ में आया, ठीक है, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। फेला क्या कह रहा है, अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो मैंने पहले बढ़ाने की कोशिश कर दी। अर्ली लाइफ में कह रहा है लेफ्ट मोस्ट स्टार्ट वेयर द बीइंग एंड द फ्लैटन आउट, दिस कैन बी कंसिडर्ड द फर्स्ट पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड होता है कैरेक्टरिस्टिक बाय द डिक्रीजिंग फेल्योर रेट व्हेन द अकर्स बीइंग अर्ली लाइफ। शुरुआती में बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी जो फेल्योर रेट है वो ज़्यादा होती है, यानी स्टार्ट में कोई नया प्रोडक्ट होता है तो उसके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन पुराना हो जाता है तो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने एंड में देखा ग्राफ हिस्सा बढ़ गया था और शुरुआत में इस तरीके से रहा था, और यूजफुल लाइफ के अंदर अपना ग्राफ सीधा रहता है। तो यूजफुल लाइफ वो वाला बॉटम पीरियड होता है जिसके अंदर एक्चुअल में वर्क कर रहा होता है और काम कर रहा होता है, और वियर आउट द थर्ड पॉइंट होता है जहाँ उसके चांस बढ़ जाते हैं खराब होने के, क्योंकि वो ओल्ड हो गया है। लेकिन यूजुअली यहाँ पे मैं वियर आउट को एक इस तरीके से देखता हूँ कि ये वो स्टेज है प्रोडक्ट की जहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास है, वो डिफेक्ट है लेकिन हम फिर भी उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। राइट मोस्ट ऑफ द ग्राफ वेयर द हैपन ऑफ द यूनिट बिकम ओल्ड एंड बीइंग टू फेल। अब यहाँ पे बीइंग टू फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम नई करंट टेक्नोलॉजी मैच नहीं कर पा रहे हैं। जैसे नोकिया 3310, नोकिया 1100, आज में आप किसी सेलुलर फ़ोन से अगर उसका कंपेयर करोगे, आज टच स्क्रीन से कंपैरिजन करोगे तो नहीं हो पाएगा। आज जो आप फ़ोन चला रहे हो, अगर 7-10 साल बाद आप इसी फ़ोन का कंपेरिजन किसी नए 10 ईयर्स फ़ोन के साथ करोगे तो कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। रैम रोम बदल जाएगी, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, इसलिए उसमें फेल्योर होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग में फेल्योर होने के चांस लो होते हैं। तो इस तरीके से इसका लो हो गया तो फेल्योर का ग्राफ ऐसा बन गया है, यहाँ पे लो, ये अर्ली लाइफ हो गई, ठीक है। यहाँ पे फेल का आप लिख सकते हो, फेल है ना, फिर यूजफुल लाइफ हो गई, और फिर थर्ड स्टेज में आपकी कौन सी लाइफ हो गई, आपकी वियर आउट वाली लाइफ हो गई। यहाँ पर हाई रिस्क रहती है, लेकिन अपन इसको कैरी करके रखते हैं। बहुत भी बार मैंने देखा है कि जो भंगार के भाव बेच रहे हो, प्रोडक्ट डिफेक्ट आने के कारण नहीं बिकता, आउटडेटेड होने के कारण बिकता है, ठीक है। कोई भी भंगार तब भंगार बनता है जब वो आउटडेटेड हो गया, आपको लगा है ये फ़ोन अब कोई काम का नहीं, अब फेंक देते हैं, ठीक है। आज भी मेरे पास कुछ ऐसे फ़ोन हैं, ठीक है, जो मतलब फंक्शनेबल हैं लेकिन आउटडेटेड हो गए, अब नहीं चल रहे, मार्केट में नहीं चल रहे, नए रैम, नए रोम, नए ग्राफिक कार्ड, सारी चीज़ें उसके अंदर चाहिए। तो दिस इज़ द बाथटब कर्व, क्लियर है। और यही लास्ट टॉपिक था अपना, आई होप सो। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है अपना, 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है। 24 मिनट्स के अंदर मैंने फटाफट से आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट करा दी। अब लास्ट 2 यूनिट्स बनी, जल्द से उसके वीडियो भी आ रहे हैं, फाइनेंस और मार्केटिंग के भी वीडियो आ रहे हैं, IT के भी वीडियो आ रहे हैं। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। थैंक यू। जय हिंद।